हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। डेली टारगेट की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है हम फिर से अपने नए टॉपिक के साथ में करेंगे अगले टॉपिक के। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इस क्लास का परिचय जान लेते हैं कि क्या क्या इस क्लास में करने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा डेली का टारगेट रहता है और क्या टारगेट रहता है यह आपको टेलीग्राम ग्रुप में पता चल जाता है कि डेली का टारगेट क्या रहता है। इस टारगेट में इतिहास रहती है, राजनीति रहती है और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान रहता है। और साथ ही साथ इस टारगेट में क्या होता है, एमपीपीएससी मेंस के लिए क्या होती है, आंसर राइटिंग होती है। इस टारगेट का हमारा दूसरा चरण होता है क्या करना, महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लास के माध्यम से कवर करना जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। और फिर डेली शाम के आपका क्या होता है, इसी क्लास का टेस्ट होता है। 7 दिनों बाद में क्या होता है, आपका संडे को जो है टेस्ट होता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा सा जो है फ़िलहाल में क्या चल रहा है, बगल में जो है साउंड म्यूजिक चल रहा है, शायद जो है डिस्टर्ब हो रहा होगा तो देखिएगा। क्लास तो करनी ही है लेकिन चलिए देखते हैं, आप लोग एडजस्ट करिएगा। नवदुर्गा का समय चल रहा है जो है किसी को मना भी नहीं किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अपने क्लास की। तो हमारे क्लास में जो है देखिएगा क्या क्या है। ये है हमारा आज का टारगेट है। ध्यान दीजिएगा कि हमारे टारगेट में क्या है। आज के लिमिटेड चीज़ें रहेंगी कि सबसे पहले है आप देखते हैं ये जो है अपने टॉपिक रहते हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत जो है ये आपके क्या रहते हैं, मेंस क्लास के जो है आपके ये टॉपिक हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपका 2 मार्कर को लेकर के एक रत्निम नाम का टॉपिक है। दूसरा है आपको पूषण जो है इसको 2 नंबर में लिखना है, फिर आपको कुशीदिन को लिखना है। ये जो है पूरा का पूरा मेंस का सेशन है। इसकी क्लास जो है आपकी अलग से होती है और जो है ये वाले इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के क्लास जो है अभी करवा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा मोटिवेशन कोट की मुखड़े पर धूल लगी माना, ये माथा फूटा माना लेकिन माना की गालों पर थप्पड़ हमने खाए हैं। और आगे इसकी लाइन है कि ये जबड़ा टूटा माना। तो हमारी क्लास का जो है पहला प्रश्न है, चलिए देखिएगा। बहुत बेहतर तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कौन कौन से प्रयास होंगे, जो आपका कौन कौन से प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जो है ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगता है म्यूजिक जो है आपको यहाँ तक सुनाई दे रहा होगा क्योंकि म्यूजिक यहाँ बगल में ही चल रहा है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास में कि वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या देखने को मिलता है। तो वायु पुराण में जो है महानदी का पुराना नाम हमें देखने को मिलता है नीलोत्पाला जो है देखने को मिल जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चित्रोत्पाला नाम जो है हमें किस में देखने को मिलता है, तो महाभारत में जो है चित्रोत्पाला नाम जो है देखने को मिल जाता है। महानदी की बात करें तो वर्तमान में कहाँ से निकलती है, यह छत्तीसगढ़ के जो पठार है वहाँ से निकलती है और उड़ीसा से होते हुए ये कहाँ जाती है, आपके छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। वहाँ से निकल करके उड़ीसा जाती है, उड़ीसा के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं और हमारे पास जो है आज का अगला प्रश्न है, ये इतिहास विषय के प्रश्न हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी। तो आप क्या बताएंगे कि उत्तर वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित हुई थी। तो पुरुषार्थ, जो मानव के 4 परम लक्ष्य होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, पुरुषार्थ कहा जाता था। और यह उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी। इसकी जानकारी हमें जवाली उपनिषद से देखने को मिल जाती है। जवाली उपनिषद में जो है आश्रम व्यवस्था की जानकारी देखने को मिलती है। तो आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ यह दोनों ही बातें जो है कब की हैं, ये आपकी दोनों ही बातें उत्तर वैदिक काल की हैं। मुझे लगता है इसका आंसर गलत होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये पूर्व वैदिक काल की हो जाएगी। तो ये उत्तर वैदिक काल की नहीं है। इसके जो है 2 ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। इसके 2 ऑप्शन सही होंगे। कौन कौन से, ए और बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ए और बी। तो आश्रम व्यवस्था जानते हैं, इसमें जीवन को क्या किया गया था, 4 भागों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, गृहस्थ आश्रम होता था, वानप्रस्थ आश्रम होता था और क्या होता था, संन्यास आश्रम होता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं और हमारे पास में जो है अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि धर्म तथा रीति के संदर्भ में विचार कीजिएगा। तो 2 शब्द हैं आपके पास में, एक है धर्म और एक है रीत।
इन दोनों में यूपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है वैदिक काल से। तो धर्म क्या होता था, ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का ड्यूटी होती थी प्रत्येक व्यक्ति का अपने कर्म के पद के अनुसार, आयु के अनुसार जो कर्तव्य करना होता था उसी को धर्म कहा गया था। जैसे कि हम बात करें राजधर्म, तो राजधर्म क्या होता था, जो राजा का कर्तव्य होता था उसे क्या कहा जाता था, राजधर्म कहा जाता था। और ऋत जो होता था, ये प्राकृतिक नियम को ऋत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्राकृतिक नियम को क्या कहते थे, ऋत कहते थे। और यह भी जो है तो आपको यहाँ पर देखिएगा, पहला कथन कहता है कि धर्म जो है व्यक्तिगत था, सामूहिक कर्तव्यों की संकल्पना थी। तो ये बात सही है। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो कि सृष्टि का संचालन करता था। तो इसकी क्या हो जाएंगी, दोनों बातें सही हो जाएंगी, अर्थात सी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित कहा जाता था। जो बृहस्पति देव होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, सभी देवताओं का क्या कहा गया है, पुरोहित कहा गया है। अग्नि, ध्यान रखिएगा, अग्नि का जो है सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका देखने को मिलता है, हमें सबसे ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख देखने को मिलता है किसका, इंद्र का देखने को मिलता है। और दूसरे नंबर में जो है हमें अग्नि का सबसे ज़्यादा उल्लेख देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अग्नि का दूसरा सर्वाधिक उल्लेख देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से वह कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, तो जो लोपामुद्रा थी इन्होंने क्या की हुई थी, कुछ वेद मंत्रों की रचना की हुई थी। और लोपामुद्रा कौन थी, ये ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। उन्होंने क्या किया था, ऋग्वेद की जो वह महिला थी, महिला ऋषियों में से एक थी जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की रचना की हुई थी। लोपामुद्रा विदुषी, सौंदर्य और ज्ञान की क्या थी, मूर्ति थी। ध्यान रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा लोपामुद्रा। इसके अलावा जो है अपाला, घोषा और ये भी नाम मिलते हैं ऋग्वेद की महिलाओं में, जो है इनको भी देखा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि ऋग्वैदिक काल जो होता था, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, लेकिन परिवर्ती काल में इसका उपयोग किस लिए किया गया था। तो निष्क के देखो 3 शब्द हैं, एक है आपके पास में निष्क, और निष्क जो होता था ये गले के आभूषण के लिए प्रयोग होता था। निष्क मतलब आभूषणों के लिए प्रयोग होता था, लेकिन आगे चल कर के निशाका शब्द जो है इसी आभूषण के संदर्भ में प्रयोग होने लगता है, और फिर इसी यही जो है आगे चल कर के सिक्का में बदल जाता है, तो इसी को सिक्का भी कहा गया था बाद में। तो ये किसके लिए, सिक्का के लिए बाद में जो है प्रयोग किया गया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कृषि औजार की बात करेंगे तो कृषि औजार ये बहुत बाद में बनते हैं, जब लोहा का आविष्कार हो जाता है। 1000 ईसा पूर्व में लोहा का आविष्कार हुआ था। और कहाँ पर इसे पहली बार खोजा गया था, तो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान में जो है लोहा के क्या हुए थे, प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, बोगज गोई अभिलेख किस लिए महत्वपूर्ण है। तो बोगज गोई, ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया में एक स्थान है, मध्य एशिया में एक स्थान है जिसे क्या कहते हैं, एशिया माइनर या बोगज गोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया माइनर या बोगज गोई का अभिलेख कहते हैं। इसी को जो है कस्सी का अभिलेख भी कहा जाता है। किसका अभिलेख, कस्सी का अभिलेख भी कहा जाता है। यह किस लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें जो है क्या ऐसी जानकारी मिलती है कि 2 राज्यों के मध्य में क्या, कि जो 2 राज्य थे, अलग अलग 2 राज्य थे, इनके मध्य में क्या हो गई, विवाद हो गया, यानी कि क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो लड़ाई का जो है इनका समाधान किस प्रकार से हुआ, तो 4 देवताओं का जिक्र मिलता है। जो भारतीय 4 देवता थे उनका जिक्र मिलता है। कौन कौन से वो 4 देवता थे, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, नाम पूछ सकता है। इंद्र था, वरुण थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इन 4 देवताओं की जानकारी मिलती है कि इन 4 देवताओं ने क्या किया, बीच बिछवाड़ा किया और इनका क्या हुआ, विवाद का समाधान हुआ। तो बोगज गोई किस लिए महत्वपूर्ण है, 20 बार जो है अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। किन देवताओं का उल्लेख है, किन देवताओं का उल्लेख नहीं है। ये एशिया माइनर किससे संबंधित है, किस काल से संबंधित, वैदिक काल से संबंधित। इसमें 4 देवताओं का जानकारी मिलती है। यह केंद्र महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, नहीं।
वैदिक देवताओं की जानकारी देता है, यही बात सही है। कितने देवताओं की जानकारी देता है? तो ये 4 देवताओं की जानकारी देता है। कौन कौन? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। एशिया माइनर, मध्य एशिया में पाया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा हुआ था? तो दोस्तों आदि देश के बारे में यदि बात करें तो भारत में एक ये बाल गंगाधर तिलक नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने लिखा हुआ था, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। इन्होंने जो है एक सिद्धांत अपनी पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? आर्कटिक होम ऑफ वेदास। क्या लिखी थी? आर्कटिक होम ऑफ आर्कटिक होम ऑफ वेदास नामक पुस्तक लिखी हुई थी। और इस पुस्तक में ये क्या कहते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास है वो क्या है? उत्तरी ध्रुव क्षेत्र है। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से जो है आर्य भारत में आए हुए हैं। ऐसा किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक ने किस पुस्तक में? आर्कटिक होम ऑफ वेदास नामक पुस्तक में जो है यह बताया हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति और है भारत के, जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य कहाँ से आए हुए थे? ये जो है तिब्बत से जो है आर्य भारत में आए हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक का मानना था, अभी मेंस में चर्चा करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये आर्यों वाला, तो मेंस वाली क्लास में देखेंगे, विस्तृत मूल्यांकन करेंगे इसका। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुरुषमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है? तो अगर साथियों बात की जाए पुरुषमेध यज्ञ क्या होता था? पुरुष का मतलब होता है क्या? आदमी। पुरुष का मतलब क्या होता है? आदमी। और मेध का मतलब क्या होता है? मेध का मतलब होता है बलिदान। तो जब आदमी का बलिदान किसी यज्ञ में दिया जाता था तो उसी को क्या कहते थे? पुरुषमेध यज्ञ कहते थे। इसमें मनुष्य की क्या दी जाती थी? बलि दी जाती थी। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से मिलती है और तैत्तिरीय ब्राह्मण, दोनों में जो है जानकारी देखने को मिल जाती है। शतपथ और तैत्तिरीय दोनों ही किसके ब्राह्मण हैं? तो यजुर्वेद जो है हमारा वेद है, यजुर्वेद के क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये दोनों ही दोनों। और यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा यजुर्वेद। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो थोड़ी से समझिएगा कि ये कौन है? राजा विदेह माधव हैं। ये कौन है? राजा विदेह माधव हैं। और ये कौन है? ऋषि हैं, ऋषि। और ये ऋषि कौन है? गौतम राहुगण हैं, जो इनके क्या है? गुरु हैं। इनकी एक ऐसी कथा मिलती है, ये हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है यह कथा हमें देखने को मिल जाती है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है यह कथा देखने को मिल जाती है। और इस कथा में क्या कहा गया है? इस कथा में आर्यों के विस्तार के बारे में चर्चा मिलती है। किसके? कि आर्य किस प्रकार से ब्रह्मर्षि प्रदेश यानी कि पंजाब क्षेत्र से गंगा के मैदान में आए हुए थे। आर्यों का विस्तार किस प्रकार से हुआ था, ऐसी जानकारी मिलती है। अब इसमें ऐसा तो स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि ये दौड़ कर आए हुए थे या कैसे आए हुए थे। इसमें एक कथा दी हुई है और उस कथा में ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर जो है ये कथा सुनाते हुए कहते हैं कि इन्होंने मुख से क्या निकाली? एक अग्नि प्रज्वलित की। और अग्नि वह जो है भारत के पंजाब क्षेत्र से इस प्रकार से जाती हुई अग्नि जो है सभी वनों को क्या करती हुई? जलाती हुई कहाँ तक जाती है? सदा नीरा नदी तक जाती है। और सदा नीरा नदी में क्या हो जाती है? ये अग्नि बुझ जाती है। मतलब इस कहानी का विद्वानों ने सारांश ये निकाला हुआ है कि आर्य जो है कश्मीर पंजाब साइड से भारत के गंगा के मैदान की तरफ क्या करते हैं? विस्तार करते हैं और जंगलों को काटा हुआ है। इस प्रकार से गंगा के मैदान में आए हुए हैं। इसके अलग अलग कारण हैं। कई लोग कहते हैं कि वहाँ सूखा पड़ने लगा था इसलिए गंगा के मैदान में आए हुए थे। तो आर्यों के विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो उनका नाम था गौतम राहुगढ़ जो है उनका नाम था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये कथा इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है किस ग्रंथ में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सभी प्रश्न पूछे हुए ही हैं। अब देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो देखिएगा उत्तर वैदिक काल में जो
पंचजन हुआ करते थे। क्या होते थे? पंचजन। ये आया हुआ प्रश्न है 3 नंबर में MPPSC में कि पंचजन जो हैं ये कौन को पंचजन मतलब जन मतलब क्या होती थी? एक राजनीतिक इकाई होती, जैसे राज्य होता है, जिला होता है, इसी प्रकार से जन वैदिक काल में इकाई होती थी। आर्यों के पंचजन हुआ करते थे। कौन कौन से? एक होता था यदु, यदु, एक होता था तुर्वसु, यदु, तुर्वसु, एक होता था अनु, अनु, एक होता था द्रेहु, द्रेहु। तो यदु, अनु, तुर्वसु, द्रहु, और एक और था ये पुरु। ठीक है, पुरु। तो ये क्या हो गए? आपके 5 राज्य हो जाते थे। इन्हीं को क्या कहा जाता था? पंचजन कहा जाता था। अगर ऐसा शब्द आ जाए तो बता देना। पंचजन जो है आर्यों के 5 राजनीतिक क्षेत्र थे। इनके नाम लिख दीजिएगा। बस जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। तो यहीं पर ये इस क्षेत्र में थे, ये पंचजन जो है यहाँ के क्षेत्र में थे। अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा आर्य संस्कृति का केंद्र समझ धुर मतलब केंद्र समझा जाता था वो था आपका कुरु और पंचाल वाला जो क्षेत्र था वही क्या था आपका ये आर्यों का जो है उत्तर वैदिक काल में केंद्र बन गया था। आर्यों का केंद्र देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में लगभग यहाँ पर आ चुका था, और जो पूर्व वैदिक काल में था आपका ये वाला क्षेत्र जो था। तो इस प्रकार से इसका विस्तार इधर की ओर हो रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। कहाँ पर हुआ है? तो ये गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। और गोत्र क्या होता था कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले जो लोग, पहले जो एक ही परिवार के लोग होते थे, माता पिता के एक ही कबीले में रहने वाले लोग होते थे, वही क्या एक गोत्र के लोग कहलाते थे। बाद में एक गोत्र क्या होता गया? बड़ा होता गया, और जैसे एक गोत्र ये है और एक दूसरे गोत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इनमें जो है समान अगर गोत्र हैं, क्या है, समान गोत्रों में जो है वैवाहिक संबंध नहीं होते थे, दूसरे दूसरे गोत्रों में होते थे। तो ये गोत्र व्यवस्था जो है वैदिक काल की मुख्य व्यवस्था रही है। इसका वैज्ञानिक कारण भी ये भी माना जाता है कि मतलब डिटेल में जब चर्चा होगी तब बात करेंगे कि तो इसका जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ये क्लास जो है लंबी होती है वैसे में, तो अगर ज़रूरत हो तो बता भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः कैसे था? पूर्व वैदिक का मतलब जो है कब का है? ये आपका 1500 से लेकर के 1000 तक के ईसा पूर्व तक के समय की बात कर रहा है, यानी कि ऋग वैदिक काल की बात कर रहा है। पूर्व मतलब पहले का काल, तो ऋग वैदिक काल है। इनका मुख्यतः धर्म क्या था? तो इनका ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। देखिए कंफ्यूज होने वाला प्रश्न है, बहुत से लोग लगा देंगे प्रकृति पूजक है। ठीक है, तो प्रकृति पूजक तो होते ही थे, लेकिन प्रकृति पूजा और यज्ञ भी उनके साथ में था। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। मूर्ति पूजा ये पूरे वैदिक काल में नहीं रही है, बाद में जो है रिहाई हुई है। तो इनका ये क्या हो जाएगा? मुख्य धर्म हो जाएगा। आर्य लोग क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। बाद में प्रकृति का क्या किया गया? बाद में प्रकृति का क्या कर दिया गया? दैवीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया? इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से हमारे देवता बने हुए हैं। तो प्रकृति का क्या कर दिया गया? दैवीयकरण कर दिया गया। मतलब क्या है? सूर्य क्या है? प्रकृति है। सूर्य क्या है? हमारी प्रकृति है। क्या है? एक तारा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे दैवीकरण कर देंगे तो क्या कह देंगे? इसी को कह दिया गया सूर्य देव, यानी कि सूर्य भगवान। ठीक है, और जब दैवीकरण तक जो है शक्तियों का विस्तार नहीं हुआ, नहीं महत्व लोग समझ पाए, तो फिर क्या कर दिया गया? इसका मानवीकरण कर दिया गया। तो प्रकृति का दैवीकरण करने के बाद क्या कर दिया गया? मानवीकरण कर दिया गया, यानी कि सूर्य को क्या कर दिया गया? मानव का आकार दे दिया गया। उसकी आंखें बना दी गई, कान बना दिए गए, हाथ बना दिए गए, पाँव बना दिए गए। इस प्रकार से क्या बन गया? इनका शरीर बन गया। तो मानव का आकार देना क्या कहलाता है? मानवीकरण कहलाता है। तो आर्यों ने क्या किया था? उनका मुख्य धर्म था प्रकृति पूजक, और प्रकृति को क्या कर दिया था? दैवीकरण किया था। और दैवीकरण के बाद में क्या कर दिया गया? मानवीकरण कर दिया गया। बाद में यह अपने अति रूप में आ गया और कुछ भी बनाया जाने लगा। अगली बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग वैदिक काल में ध्यान रखिएगा, बलि एवं कर्म कांड में जो है जनता मुख्यतः विश्वास करती थी। किसमें? तो बलि जो, ध्यान रखिएगा, बलि का मतलब 2 प्रकार का बलि होता था। एक बलि वो वाला बलि है जो
बलि दी जाती है जीव की, मतलब उसको यज्ञ में चढ़ाया जाता था। एक बलि जो होता था ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, कर होता था, टैक्स होता था। क्या होता था, टैक्स होता था। जब राजा को अपने मन से कुछ उपहार स्वरूप चीज़ें दी जाती थी, जैसे कि फल फूल गिफ्ट इत्यादि, तो वो क्या कहलाता था, बलि कहलाता था। और बलि क्या था, ये स्वेच्छा पर आधारित था, यानी कि अगर मन है तो दे सकते हो, कोई ऐसा नहीं बाध्यकार नहीं था ये। और एक बलि जो है दूसरे शब्दों में प्रयोग होता है, यानी कि ये जो यज्ञ वाली बलि में जो है प्रयोग होता है, जिसमें बलि दी जाती है, मुर्गा बकरा इत्यादि जो भी होता है उसमें प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, एक नदी थी, उस नदी के किनारे जो है क्या लड़ा गया था, युद्ध लड़ा गया था। वो नदी कौन सी है देखिएगा, तो ये जो मान लेते हैं वो नदी है, और इस नदी के किनारे क्या लड़ा गया था, युद्ध लड़ा गया था। इस नदी का जो नाम था वो था आपकी रावी नदी के किनारे जो है यह युद्ध लड़ा गया था। किन किन के मध्य में? तो 10 राजाओं के मध्य में लड़ा गया था। पूरी कहानी बताते हैं, चलिए। एक तरफ थे ऋषि विश्वामित्र, क्या थे, विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र थे, और ऋषि वशिष्ठ थे। ये दो लोग थे जो एक कबीले के राजा थे, जिनका नाम था राजा सुदास। क्या नाम था, राजा सुदास। ये थोड़ा सा प्रसिद्ध राजा थे। राजा सुदास ने पहले क्या है, विश्वामित्र को जो है पुरोहित बनाया हुआ था। एक दिन कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ यहाँ पर पहुँचे और विश्वामित्र को पुरोहित न बनाने के लिए वो किया, और खुद वहाँ पर जो है पुरोहित बन गए। इससे क्या हुआ, जो विश्वामित्र के समर्थक थे, जो 5 राज्य एकत्रित किए गए, 5 राज्य ये अनार्य थे, प्लस 5 राज्य और 10 राज्य क्या हुए, इकट्ठा हुए, और इन्होंने क्या कर दिया, राजा दुष्यंत पर जो क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इसी को क्या कहते हैं, 10 राज युद्ध कहते हैं। तो ये 5 जो राज्य थे, ये 5 आर्य जन थे, जिन्हें हम पंचजन पढ़ चुके हैं, और 5 जो थे गैर आर्य थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, अनार्य जातियाँ कहा जाता है। इसमें जो 5 गैर आर्य थे, इसमें नाम आते हैं, भाई मुझे भी याद आ जाएं। एक था आपका शिवी, एक था शिवी, एक था भलानस, शिवी भलानस, पक्त, और एक था विषाणनी, तो ये कितने हो गए भाई, 4 राज्य हो गए। एक और होगा कोई, शिवी भलानस, पक्त, विषाणनी, एक और था कोई, बिल्लाह ऐसा कुछ करके नाम था। तो ये 5 अनार्य जातियाँ थी, 5 आर्य जन थे, जो हम पहले कर चुके हैं। कौन कौन से, यदुद्रुह, तुर्वसु, पुरु, अनु, ये 5 राज्य जो पहले के थे। तो ये 10 राज्यों ने मिलकर के राजा सुदास पर आक्रमण किया था, परुष्णी नदी के किनारे किया था। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, उससे क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है, और ये रावी नदी किनारे होते। इसका परिणाम ये हुआ था कि राजा सुदास की क्या हुई थी, इसमें जीत हुई थी। तो ये पूरी कहानी हो गई आपकी। तो रावी नदी को ही क्या कहा जाता है, परुष्णी कहा जाता है। रावी का प्राचीन नाम है परुष्णी। व्यास का प्राचीन नाम जो है विपाशा है, क्या है, विपाशा है। और झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता है। और चिनाब का प्राचीन नाम क्या है, अस्किनी है। ये नाम पूछ लेता है, ध्यान रखिए, कई प्रकार से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, उस जनजाति का नाम बताइए जो आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। देखिए, यदु भी है, द्रहु भी है, तुर्वसु भी है, कीकट, ये जो है ये अलग बात है, कीकट इसमें शामिल नहीं थी। यदु, द्रुहु, तुर्वसु, और कौन से, पुरु, एक कौन सा होगा भाई, अनु, ये क्या हो जाएंगे, आर्यों के पंचजन हो जाएंगे, 5 कबीले हुआ करते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में, ऋग्वेद में इच्छु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ध्यान रखिएगा, शब्द प्रश्न में परीक्षा में आ जाते हैं। जैसे कि कई बार इच्छु शब्द, चावल के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था वो था व्रीहि। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो चावल के लिए जो कौन शब्द प्रयोग किया गया है, व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये मुद्ग शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? मूंग के लिए जो है मुद्ग शब्द जो है प्रयोग में लिया गया है। यव शब्द जो है किसके लिए, जौ के लिए प्रयोग किया गया है।
तो इसमें क्या कहता है, इक्षु शब्द जो है ना, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, गन्ना के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन गन्ना ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। कुल्या शब्द जो है, कुल्या शब्द, कुल्या ये शब्द जो है कुआं के लिए प्रयोग किया गया, सिंचाई के लिए जो होता था कुआं, तो कुल्या शब्द कुआं के लिए प्रयोग किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में, ऋग्वेद में पणि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो पणि शब्द ध्यान रखिएगा, दो प्रकार से प्रयोग होता था। एक पणि जो है गाय चुराने वाले को भी क्या कहा गया है, पणि कहा गया है, जो क्या करता था, गाय की चोरी करता था। और एक पणि क्या होता था, एक पणि जो होते थे, पणि ये कलाकार लोग होते थे, मतलब जैसे कि हस्तशिल्प से संबंधित जो लोग होते थे, हस्तशिल्प हस्तशिल्प जो हाथों से चीज़ों को बना देते थे, जैसे कि लोहार हो गया, कुंभकार हो गया, तो उनके लिए भी शब्द प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ गाय नहीं दिया गया है, गाय चुराने वाले का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, इसको लोहार शब्द से जो क्या करेंगे, बता देंगे। इसी प्रकार से एक शब्द परीक्षा में पूछा गया है, श्रेष्ठी शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया गया था। तो श्रेष्ठी जो है, ये शब्द जो है व्यापारियों के लिए प्रयोग में लिया जाता था। किसके लिए, व्यापारी के लिए पूछा गया है प्रश्न, व्यापारी के लिए प्रयोग में होता था। अगली बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी शासन प्रणाली जो है लोकप्रिय थी वैदिक युग में, तो आप क्या बताएंगे। तो वंशानुगत शासन प्रणाली जो है वैदिक युग में लोकप्रिय होती थी, मतलब राजा का लड़का राजा बनेगा, यही क्या होती है, आपकी वंशानुगत शासन प्रणाली होती है। गणतंत्र बहुत बाद में आया था। विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि वैश्य समुदाय द्वारा उपनयन संस्कार के समय किस मंत्र का जाप किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कई स्टार लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अभी एमपीपीएससी ने पिछली बार 2025 में प्रश्न पूछा था कि क्षत्रियों द्वारा किस मंत्र का प्रयोग किया जाता था। देखिए, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार क्या होता था, उपनयन संस्कार का मतलब है कि एडमिशन कराना, क्या कराना, स्कूल या गुरुकुल के लिए एडमिशन का। जब कोई बच्चा शिक्षा के लिए गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए जाता था, तब जो है उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। ध्यान रखिएगा, यह जो है पुरोहित का होता था, यानी कि जो पुरोहित वर्ग होता था। दूसरा जो वर्ग होता था क्षत्रिय वर्ग, इनका भी उपनयन संस्कार किया जाता था। और वैश्य वर्णों का उपनयन संस्कार होता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो 3 वर्णों का ही क्या किया जाता था, उपनयन संस्कार होता था। शूद्र वर्ण का जो है उपनयन संस्कार नहीं होता था। जब ये जाते थे तो इनकी बढ़िया पूजा होती थी पहले, मतलब स्नान करके, बाल कटवा करके जो है, मतलब पूरे बाल मूड़े के कटवा करके जाते थे, और ये अलग अलग मंत्रों का जाप करके जो है ये गुरु दीक्षा टाइप की लेते थे। जो पुरोहित होता था, पुरोहित वर्ग, ये गायत्री मंत्र का जाप करता था। ठीक है, ये किसके मंत्र का जाप करता था, ये गायत्री मंत्र का जाप करता था। जो क्षत्रिय होते थे ये त्रिष्टुप मंत्र का जाप करते थे। कौन से मंत्र का, त्रिष्टुप मंत्र का जाप करते थे। और जो वैश्य होते थे ये अनुष्टुप मंत्र का जाप करते थे, अनुष्टुप मंत्र का जाप करते थे। ध्यान रखिएगा, बहुत खास बात है ये, सभी प्रश्न एक साथ ध्यान रखिए। इनका जो उपनयन संस्कार, पुरोहित वर्ग जो, यानी कि उपनयन संस्कार इनका कब होता था, 8 वर्षों में हो जाता था, यानी कि शिक्षा के लिए इन्हें 8 वर्ष से पढ़ने के लिए अनुमति दे दी जाती थी। जो क्षत्रिय वर्ण होता था इनको 12 वर्ष के बाद जो है पढ़ने के लिए अनुमति मिलती थी, और जो वैश्य वर्ण होता था इनको 13 वर्ष के बाद जो है पढ़ने की अनुमति मिलती थी। तो इतनी बातें देखिएगा। ये वाला प्रश्न जो आपसे पूछा था अभी एमपीपीएससी में कि क्षत्रियों द्वारा किस मंत्र का जाप किया जाता, त्रिष्टुप मंत्र का, और वैश्य वर्ण द्वारा कौन सा हो जाएगा, अनुष्टुप मंत्र का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जानकारी। ये उपनयन संस्कार जो है, हमारे जो 16 संस्कार हैं उसमें से 10वें नंबर का संस्कार कौन था, उपनयन संस्कार था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि हमारे ये इतिहास के प्रश्न यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। अब जो प्रश्न आता है किसका है, ये प्रश्न है आपका राजनीति से संबंधित प्रश्न है। हमारे संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। तो सबसे ऊपर क्या होती है आपकी, जिला स्तर पर जो है पंचायत होती है। फिर क्या होती है आपकी मध्य स्तर पर खंड पंचायत होती है, जिसे ब्लॉक पंचायत कहते हैं, जनपद पंचायत कहते हैं।
और फिर क्या होती है आपकी ग्राम पंचायत होती है। इसे जो है संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1993 में इसे जोड़ा गया था। इसके लिए संविधान में जो है भाग 9 जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया था। इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 11 नंबर की क्या जोड़ी गई थी? अनुसूची जोड़ी गई थी। ये सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो अनुसूची पूछे कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं। भाग पूछे तो कौन सा भाग जोड़ा गया था? 9वां। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। और पंचायती राज को कितने कार्य प्रदान किए गए हैं? कुल 29 कार्य प्रदान किए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और भाग कौन सा जोड़ा गया है? 9 भाग जोड़ा गया। भाग 1 में क्या है आपका? संघ राज क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है आपका? नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 10 में क्या है आपका? तो जो SC ST हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्यों के मध्य में विधायी संबंधों की चर्चा मिलती है? तो भारतीय संविधान की अगर विधायी संबंधों की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 245 से लगा करके 255 के मध्य में 255 के मध्य में देखने को मिलते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 11 में देखने को मिलते हैं। और भाग 11 का जो अध्याय 1 है उसमें देखने को मिलते हैं। और भाग 11 का जो आपका अध्याय 2 है, अध्याय 2 यानी कि अनुच्छेद 256 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक, यहाँ पर जो है प्रशासनिक संबंध देखने को मिलते हैं। प्रशासनिक संबंध देखने को मिलते हैं। ये संबंध किन के मध्य में है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य में संबंध दिए गए हैं। तो क्या पूछता है? विधायी संबंध भाग 11 में दिए गए हैं। भाग 11 के अध्याय 1 में दिए गए हैं। भाग 12 में क्या है? भाग 12 में आपके वित्तीय संबंध दिए गए हैं। केंद्र और राज्य के मध्य में वित्तीय संबंध। भाग 10 में क्या है? SC ST के लिए विशेष उपबंध है। भाग 13 में क्या है? भाग 12 में जो वित्तीय संबंध हो गए, भाग 13 में जो है कुछ वित्तीय ट्रेंडर्स के बारे में बताया गया है। अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता बिल्कुल सही बात है। भाग 7 में संघ राज्य क्षेत्र हैं। चलिए देखते हैं। भाग 9A में नागरिकता है, नगर पालिका कह रहा है, ठीक है, तो ये भी सही है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और भाग 9A इसके लिए जोड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है। संविधान में 12वीं अनुसूची भी इसी के लिए जोड़ी गई थी। भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है, ये भी सही है। जो अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है भाग 15 में ही है। लेकिन संघ राज्य क्षेत्र जो है यह आपका भाग 8 में देखने को मिल जाता है। किस में मिल जाता है? भाग 8 में देखने को मिल जाता है, ठीक है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भाग 2 सही है, भाग 9A भी सही है और 15 भी सही है। तो आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, ये गलत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न हो जाएगा, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ये जो मूल कर्तव्य हैं ये भारतीय संविधान के भाग 4A में हैं और इन्हें 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। भाग 4 जो है आपका DPSP से संबंधित है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 5 में जो है संघ सरकार की चर्चा की गई है। पूरी की पूरी संघ सरकार किस में है? भाग 5 में है। भाग 6 में जो है पूरी की पूरी क्या है? राज्य सरकार की चर्चा की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने भाग हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब मूल रूप से बात की जाए तो भारतीय संविधान में एक तो क्या होंगे? भाग होंगे। दूसरी आपसे बात पूछी जाती है कुल कितने अनुच्छेद हैं। तीसरी आपसे बात पूछी जाती है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 395 जो है अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। इतनी चर्चा ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ये अनुसूचियां कितनी हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में,
भारतीय संविधान के भाग 9B में किसका, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उल्लेख किया गया है? तो भाग 9B में अगर बात करेंगे तो सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? सहकारी समितियों। पंचायत का उल्लेख किस में है? भाग 9 में है। नगर पालिका का उल्लेख किस में है? भाग 9A में है। अधिकरण का उल्लेख किस में है? भाग 14A में जो है अधिकरण का उद्देश्य है। सहकारी समितियां इधर हो जाएंगी, तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो संघ राज्य क्षेत्र ध्यान रखिएगा ये किस में उल्लेखित है? आपके भाग 8 में उल्लेखित है। अब वर्तमान में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो 8 जो हैं भारत में वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 ऐसे हैं जिनमें क्या है, विधानसभा भी है। दिल्ली और पुदुचेरी में क्या है, विधानसभा भी है। जम्मू कश्मीर में भी हो गई है, लेकिन ये अभी इतना ध्यान रखना। भाग 9 किससे संबंधित है? तो भाग 9 जो है आपका पंचायतों से संबंधित है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, रिवीजन करते रहिए, पूछता है प्रश्न। भाग 5 किससे संबंधित है? आपका संघ सरकार से संबंधित है, संघ सरकार से। भाग 9 6 किससे संबंधित है? ये आपका राज्य सरकार से संबंधित है, भाग 6। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भाग 11 किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। और भाग 11 में 2 प्रकार के केंद्र राज्य संबंध है। एक आपके जो है विधायी संबंध है, और दूसरे कौन से हैं आपके प्रशासनिक संबंध हैं। प्रशासनिक संबंध है ये आपके अध्याय 2 में है भाग 11 के। विधायी संबंध जो है अध्याय 1 में है। आपसे पूछा जाए विधायी संबंध कहाँ दिए हुए हैं, तो अनुच्छेद 245 से लगा करके 255 के मध्य में है। और प्रशासनिक संबंध जो है आपके 256 से लगा करके 263 के मध्य में दिए गए हैं। भाग 12 किससे संबंधित है? तो भाग 12 में जो है वित्तीय, केंद्र राज्यों के मध्य में जो वित्तीय संबंध होंगे वो किस में है? भाग 12 में दिया गया है। भाग 9 किससे संबंधित है? आपका पंचायतों से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य को समागम का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये आपका भाग व्यापार वाणिज्य का समागम जो है आपका भाग 13 में किया गया है। जैसे कि कई राज्य हैं, वित्तीय संबंधी बातें इसमें भी की गई हैं 13 में। जैसे एक ये राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, और एक राज्य है उत्तर प्रदेश। ये आपस में व्यापार करना चाहते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को व्यापार नहीं करने देना चाहता है, तो ये रोक नहीं लगा सकता है मध्य प्रदेश। ये बात का अधिकार किसके पास में है? केंद्र सरकार के पास में है। और कैसा क्या होगा, इसी का उल्लेख क्या है, भाग 13 में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध संविधान के किस भाग में किए गए हैं? तो कुछ वर्ग जो हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं, क्या हैं? अल्पसंख्यक या जनजातीय वर्ग हैं, और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार क्या कर सकती है? कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। इसकी जानकारी जो है हमें भारतीय संविधान के भाग 16 से देखने को मिलती है। भाग 13 विधायी और प्रशासनिक संबंध, भाग 12 वित्तीय संबंध, भाग 13 में व्यापार वाणिज्य और समागम। अगली बात करते हैं, राजभाषा का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आप क्या बताएंगे? राजभाषा जो है का उपबंध जो है भारतीय संविधान के भाग 17 में किया गया है। और ये बाकी अभी आपको पता है, SC ST के लिए विशेष उपबंध बात की गई भाग 13 में, जो है इनमें केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंधों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप क्या बताएंगे? भारतीय संविधान का भाग जो 18 है, इसमें आपात उपबंधों की जानकारी मिलती है। 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। एक है आपका अनुच्छेद 352, एक है आपका अनुच्छेद 356, एक है आपका अनुच्छेद 360। प्रत्येक में जो है अलग अलग प्रकार के आपातकाल हैं। जैसे कि यहाँ पर वित्तीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 360 में है। 356 में जो है बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति, इसमें जो है आपकी राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है।
आपातकाल की, और इसमें भी जो है आपका आपातकाल से संबंधित है। जैसे कि क्या हो जाता है, कई बार आक्रमण के कारण आपातकाल लग जाता है, कई बार इसमें राष्ट्रपति शासन है, सॉरी क्या है, इसमें राष्ट्रपति शासन है, तो ये भी आपातकाल है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं। भाग 20 किससे संबंधित है, तो ये आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे, संविधान संशोधन संबंधित है। भाग 12-13 हो चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे जो भाग से संबंधित कुल प्रश्न बनते थे वो हमने सभी प्रश्न लगभग क्या कर लिए, कवर कर लिए। अब जो है हम देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, और ये है हमारे मध्य प्रदेश जीके से संबंधित प्रश्न है। और देखिएगा कि मध्य प्रदेश में नीस चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो आप क्या बताएंगे। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में जो है नीस चट्टानें पाई जाती हैं। एक्चुअली में क्या है, सबसे जो प्राचीन चट्टानें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। और आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है किस में बदलती हैं, फिर आगे चल कर के धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनमें अपरदन हो जाता है तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बन जाती हैं। फिर आगे चल कर के यही चट्टानें किस में बदल जाती हैं, कोड़प्पा क्रम की चट्टानों में बदल जाती है। किस में, कोड़प्पा क्रम की चट्टानों में। फिर और आगे चल कर के कोड़प्पा क्रम की चट्टानें फिर होती हैं आपकी जो है आर्कियन, धारवाड़, कोड़प्पा, और फिर आपकी जो रहती हैं एक वो रहती हैं भाई गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और सबसे जो नवीन प्रकार की चट्टानें होती हैं उन्हें बोलते हैं टर्सरी युग की चट्टानें। क्या बोलते हैं, टर्सरी। तो इनका क्रम है, ये ध्यान रखिएगा। और यही चट्टानें जो है नीस चट्टानें ही होती हैं, आर्कियन जो है नीस चट्टानें ही हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दक्कन ट्रैप अभी कहीं बीच में घुसा हुआ है भाई, दक्कन ट्रैप होगा ये कभी बीच में क्रम। बुंदेलखंड क्या हो जाएगा, नीस चट्टानों का केंद्र हो जाएगा। बघेलखंड में देखेंगे तो ज़्यादा करके गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिल जाती हैं। मालवा में जो है आपको बेसाल्ट चट्टानें, या यूँ कहें बेसाल्ट या दक्कन ट्रैप की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। और नर्मदा घाटी में जो है आपकी टर्सरी युग की चट्टानें देखने को मिल जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन धारवाड़ की क्रम की चट्टानों का रूप नहीं है, तो मध्य प्रदेश में 3 जगह धारवाड़ की क्रम की चट्टानें मिलती हैं। साकोली श्रेणी ये जबलपुर में देखने को मिल जाती है। चिल्पी श्रेणी यह आपकी बालाघाट में देखने को मिल जाती है। और सौसर श्रेणी जो है आपकी यह छिंदवाड़ा में देखने को मिल जाती है। तो ये सभी के सभी क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, में धातु पाई जाती है। पिजावर श्रेणी जो है आपकी कोड़प्पा क्रम की चट्टानों से संबंधित है। और कोड़प्पा क्रम की चट्टानों भी क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। इसलिए बिजावर श्रेणी में भी क्या मिलेगा देखने को, हीरा मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है जो कोड़प्पा क्रम से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे। बिजावर श्रेणी यहाँ की कोड़प्पा क्रम से संबंधित है। ये सभी के सभी किससे संबंधित हैं, धारवाड़ क्रम से संबंधित हैं। और ये किस लिए जानी जाती है, हीरा के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे। चूना पत्थर जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है बुंदेलखंड में देखने को मिल जाती हैं। कुछ मात्रा में सतपुड़ा में भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन नीस चट्टानें जो है सबसे पुरानी ही यहीं पर मिलती है। कोड़प्पा क्रम की चट्टानें बिजावर श्रेणी हो जाएगी छतरपुर पन्ना में। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है मध्य प्रदेश में 3 हो जाएंगी, सौसर श्रेणी, चिल्पी श्रेणी और साकोली श्रेणी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मालवा क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। मालवा क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और बेसाल्ट चट्टानों से ही काली मृदा बनती है। दक्कन ट्रैप में जो है ज़्यादातर देखने को मिल जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, कोयला किस युग की चट्टानों में पाया जाता है, तो कोयला आपका गोंडवाना युग की चट्टानों में पाया जाता है। ज़्यादातर गोंडवाना युग की चट्टानें कहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, बघेलखंड या दक्षिणी मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करें, टर्सरी युग की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलती हैं, तो आप क्या बताएंगे। नर्मदा सोन घाटी में जो टर्सरी युग की चट्टानें देखने को मिलती हैं। और इनसे ज़्यादातर जो है पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि पदार्थ जो है क्या है बनाए जाते हैं। मालवा में बेसाल्ट चट्टानें, बुंदेलखंड में नीस, बघेलखंड में कोयला, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अगला प्रश्न है, सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे। आर्कियन। तो ये क्या है, सबसे प्राचीनतम चट्टान पूछे तो क्या हो जाएंगी, आर्कियन क्रम की चट्टानें हो जाएंगी। विंध्य क्रम की चट्टानें बीच की, कोड़प्पा भी। अब इनमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या हो जाएंगी, आपकी नवीनतम हो जाएंगी। अन्यथा सबसे नवीनतम पूछा जाए वो कौन सी है, टर्सरी है। लेकिन इन ऑप्शनों के आधार पर देखेंगे तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें।
अगली बात करेंगे, सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है एमपीजीके का, और लगता है मुझे आज का भी लास्ट प्रश्न होगा। संगमरमर मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानों से पाया जाता है? तो संगमरमर जो है आपकी विंध्य क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। एक और जो है, जो ग्वालियर श्रेणी है ना, ये विंध्य क्रम की जो है क्या है? ग्वालियर श्रेणी। एक प्रश्न टेस्ट सीरीज में आया हुआ था एक बार, मुझे याद आ गया। ग्वालियर श्रेणी है। ग्वालियर श्रेणी का जो ऊपरी भाग है उसे क्या कह देते हैं? मोर कह देते हैं, मोर। और जो निचला भाग है उसे पार कह देते हैं। ठीक है, तो ये शब्द शायद पूछ ले कभी विंध्याचल क्रम। तो ये क्या हो गई हमारे, ये हमारा हो गया। और जो है ये मेंस का सेशन है, तो मेंस का सेशन जो है हम एक इसकी क्लास अलग से करेंगे, उसमें देखेंगे। तो कल भी की हुई थी ऐसे, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाता है, इतनी चीज़ें बता नहीं पाते हैं। मेंस को थोड़ा सा मूल्यांकन की दृष्टि से देखना होता है, तो उस हिसाब से करेंगे। यदि आप भी एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो मेंस वाले में अलग से जुड़िएगा। चलिए, धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, ठीक।